हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 132। सुबह की नई धूप और गोल्डन कार्ड का सस्पेंस, अग्निहोत्री विला डाइनिंग हॉल का गॉसिप और विकी की एंट्री। अगली सुबह हमारे सारे कपल्स के लिए बहुत नई और अलग थी। कोई अपने प्यार को नया रंग दे रहा था, तो कोई उस रंग को और भी ज्यादा गहरा कर रहा था। और इन सब के बीच एक जगह ऐसी भी थी जहां अभी अभी प्यार के रंगों की एक हल्की सी परत दिखना शुरू हुई थी। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे सबसे प्यारे और स्वीट कपल श्लोक और आकांक्षा के पास। श्लोक के आलीशान विला के डाइनिंग हॉल में विद्या भक्ति, विपिन, ग्रे, मीना और आलिया बैठे हुए थे। वे सब काफी देर से श्लोक और आकांक्षा का नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रहे थे। नीना ने अपनी कलाई घड़ी पर समय देखा और हैरान होते हुए कहा, बाप रे, 10 बजने वाले हैं। श्लोक सर सुबह इतना लेट तो कभी नहीं उठते। तभी वहां मौजूद एक मेड जो उन सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, श्लोक सर और यंग मैडम आज जल्दी नहीं उठेंगे। उसकी ये बात सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोगों ने कौतूहल से उस मेड की तरफ देखा। अचानक सबकी नजरें खुद पर टिकती देख वो बेचारी थोड़ी घबरा गई। उसने झेंपते हुए अपना सिर नीचे झुकाया और धीमे से कहने लगी, असल में कल रात को करीब 3 बजे सर और मैडम बाइक पर बाहर घूमने गए थे। फिर उन्हें वापस आते आते सुबह की भोर हो गई थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे दोनों अभी सो रहे हैं। मेड की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा और हां में सिर हिलाया। इसके साथ ही सबने एक तिरछी और मजेदार नजर आलिया की तरफ डाली, जो गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींचे लाल पीली हो रही थीं। उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो अंदर ही अंदर बुरी तरह सुलग रही है। वे लोग अभी अपना नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी हॉल में एक नए लड़के ने एंट्री ली। उसने ब्लू कलर की शर्ट के साथ डेनिम जीन्स पहन रखी थी। उसकी गहरी नीली आंखें वहां बैठे सभी लोगों को बड़े ध्यान से घूर रही थीं। विपिन ने उसे देखते ही दूर से अपना हाथ हिलाया और आवाज दी, विकी, इधर आओ विक्की। तेज कदमों से विपिन के पास गया। विपिन ने वहां बैठे बाकी सभी लोगों से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा, गाइज, ये विक्की है। सबने मुस्कुराकर उसे हेलो कहा। विक्की ने अपनी नीली आंखों से पूरे डाइनिंग हॉल में आसपास देखा और विपिन से पूछा, भाई, कहाँ है वो? अभी तक नीचे नहीं आए? विद्या ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखा और मजाक के लहजे में कहा, अरे विक्की, वे दोनों कल रात को बाहर गए थे और सुबह लौटे हैं। इस समय वे बहुत थक गए होंगे, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। विक्की ने मासूमियत से एक अजीब सा मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए बोला, क्या यार, क्या ये लोग कभी थकते नहीं हैं? उसकी इस बात पर टेबल पर बैठे सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रखकर दबी दबी हंसी हंसने लगे। वहीं दूसरी तरफ आलिया शांत बैठी अपने शातिर दिमाग में एक नई प्लानिंग बना रही थी, ताकि वो किसी भी तरह आकांक्षा और श्लोक के बीच एक मजबूत दरार पैदा कर सके। ऊपर का कमरा सुबह का रोमांस और शर्त। उधर ऊपर आलीशान कमरे में श्लोक बेड पर आकांक्षा को अपनी बाहों के घेरे में कसकर थामे सो रहा था। आकांक्षा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी नींद से भरी बोझिल आंखों को मलते हुए श्लोक के शांत चेहरे को देखने लगी। उसे देखते ही आकांक्षा के दिमाग मद कल रात के बिताए वो सारे खूबसूरत और रोमांटिक पल एक एक करके ताजा हो गए। उसने बहुत ही नजाकत से अपना नाजुक हाथ श्लोक के चेहरे पर रखा और धीरे से बुदबुदाई, डॉक्टर साहब, आप मेरी कितनी सारी विशेष पूरी करते हो ना। काश मैं भी कभी आपकी कोई बड़ी विश पूरी कर पाती। ये कहते हुए वो बड़े प्यार से अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर फेर रही थी कि तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि वो पलक झपकते ही किसी भारी चीज के नीचे पूरी तरह दब चुकी है। उसने अपनी नींद भरी आंखों को पूरा खोलकर सामने देखा तो उसकी धड़कनें थम गईं। श्लोक इस समय उसके ठीक ऊपर था और उसकी आंखों में आंखें डाले बड़े चाव से मुस्कुरा रहा था। आकांक्षा ने हकबकाते हुए कहा, अरे, आप जाग रहे थे?
श्लोक ने उसके बिखरे बालों की लटों को सहलाते हुए गहरी आवाज में कहा, अब जब मेरी प्यारी वाइफ सुबह सुबह इतनी मीठी आवाज में मुझे थैंक यू कहेगी तो भला मैं कैसे सो सकता हूं। आकांक्षा ने शर्माकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और बात टालने के लिए बोली, अच्छा ठीक है, अब हटिए, मैं फ्रेश होने जा रही हूं। मैं कल भी कॉलेज नहीं गई थी और मेरे एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं। श्लोक ने उसकी बात अनसुनी की और उसकी नाजुक गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए मदहोश आवाज में कहने लगा, तुम बात बदल रही हो आकांक्षा। अभी अभी तुमने खुद कहा था कि तुम मेरी कोई विश पूरी करना चाहती हो। तो क्या अब मैं तुम्हें अपनी वो विश बताऊं? ये सुनकर आकांक्षा का दिल सीने में बहुत तेज धड़कने लगा। उसने हकलाते हुए अपनी बात से पलटते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा श्लोक। मुस्कुराया और उसने शरारत से सीधे उसकी कॉलर बोन पर छोटा सा बाइट कर लिया। श्लोक के ऐसा करते ही आकांक्षा के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। आह! उसने एक छोटा सा मुंह बनाया, रोनी सूरत लेकर श्लोक की तरफ देखा और उलाहना देते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं, आपने मुझे काटा। उसका वो क्यूट और गुस्से से लाल पड़ा चेहरा देखकर श्लोक को उस पर और ज्यादा प्यार आने लगा। उसने बिना एक पल गवाए अपने एक हाथ से उसके चेहरे को थाम कर ऊपर उठाया और सीधे उसके होंठों पर अपने होंठ लॉक कर दिए। आकांक्षा इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। डर और हैरानी के मारे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो अपने होश में तब वापस आई जब उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। उसने हल्के से श्लोक को खुद से दूर धकेला और हांफते हुए बोली, डॉक्टर साहब, प्लीज मत परेशान कीजिए ना, मुझे सच में कॉलेज जाना है। श्लोक ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आकांक्षा को झिरी हो रही थी, इसलिए उसने बिना सोचे झेपे तुरंत कहा, हाँ हाँ, जो भी शर्त है जल्दी से बताइए। श्लोक ने अपनी उंगली आकांक्षा के गुलाबी होठों पर फेरते हुए बड़ी ही रहस्यमयी आवाज में कहा, सोच लो आकांक्षा, इतनी जल्दी हां कहकर तुम बाद में पछता भी सकती हो। आकांक्षा को वाकई कॉलेज के लिए देर हो रही थी, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए कहा, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी, आप शर्त बताइए। श्लोक ने मुस्कुराते हुए अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और वहां से सुनहरे रंग का एक बड़ा और आलीशान गोल्डन कार्ड निकालकर आकांक्षा के हाथों में थमा दिया। उसने आकांक्षा की आंखों में झांकते हुए बस इतना ही कहा, कल। इतना कहकर वो बेड से उठा, आहिस्ता से आकांक्षा के माथे पर एक पावन किस किया और मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। उधर आकांक्षा बेड पर अकेली बैठी अपने हाथ में पकड़े उस भारी और चमचमाते गोल्डन कार्ड को बड़ी ही उलझन भरी निगाहों से देख रही थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। लक्ष्य का घर, सुबह की धूप और एक प्यारी सी चिड़। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक दूसरे हिस्से में बने लक्ष्य के घर का नजारा भी कुछ ऐसा ही रोमांटिक था। कमरे की खिड़की से छन कर आ रही सुबह की तेज धूप लक्ष्य के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे परेशान होकर वो नींद में बार बार अपनी आंखें झपका रहा था। उसने चिढ़कर अपने ब्लैंकेट को खींचकर सीधे अपने सिर तक ढक लिया, लेकिन जैसे ही उसने ब्लैंकेट के अंदर खुद को समेटा, उसे अचानक अपने शरीर के बेहद पास एक बहुत ही सुकून देने वाली गर्माहट का एहसास हुआ। लक्ष्य ने थोड़ा सा अपना सिर झुकाकर ब्लैंकेट के अंदर देखा तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान तैर गई। प्रिया ब्लैंकेट के अंदर उसे बड़े प्यार से कसकर गले लगाए बेफिक्र होकर सो रही थी। उसके उस मासूम और शांत चेहरे को देखकर लक्ष्य के दिमाग में कल रात के बिताए सारे हसीन और पैशनेट पल घूम गए। उसने मुस्कुराते हुए प्रिया को और गहराई से अपनी बाहों के घेरे में भींच लिया और आहिस्ता से उसके पूरे चेहरे पर छोटे छोटे किसेस करने लगा। लक्ष्य के लगातार किस करने से प्रिया की नींद में खलल पड़ा और वो परेशान हो गई। उसने अपनी आंखें बंद रखे हुए ही नींद में चिढ़ते हुए थोड़ा सा मुंह बनाया
और धीमी आवाज में शिकायत करते हुए बोली, उफ, क्या है? प्लीज मुझे सोने दो ना। लक्ष्य का घर, लक्की की शरारत और प्रिया का पछतावा। लक्ष्य ने बिना कुछ कहे झटके से ब्लैंकेट को एक तरफ फेंक दिया। अचानक सुबह की ठंडी हवा के शरीर से गुजरते ही प्रिया की नींद उड़ गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, वो अपने ठीक सामने दिख रहे लक्ष्य के बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव चेहरे को एकटक निहारने लगी। लक्ष्य भी बिना पलक झपकाए बस उसी के चेहरे को देख रहा था। उसने बड़े प्यार से प्रिया के मखमली गालों को सहलाते हुए गहरी आवाज में कहा, ब्यूटी, तुम इस सुबह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो ना। वैसे ये सुबह का निखार मेरे प्यार का असर है या कल रात की मेरी नशीली शरारतों का? ये सुनते ही प्रिया का पूरा चेहरा शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने शर्मा कर नखरे से कहा, लक्की, प्लीज सुबह सुबह परेशान मत करो ना। मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूं और मुझे अभी और सोना है। ये कहते हुए उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं। पर तभी अचानक उसे अपने नाजुक शरीर पर एक मखमली गुदगुदी का एहसास हुआ, जो धीरे धीरे उसके पूरे बदन पर रेंग रही थी। उस जादुई छुअन से उसका पूरा शरीर तपने लगा और उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसने खुद पर काबू खोते हुए कांपती आवाज में कहा, लक्की, नहीं प्लीज। लक्ष्य ने उसकी तरफ देखा और हक जताते हुए कहा, प्रिया, अपनी आंखें खोलो। प्रिया ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उसने देखा कि लक्ष्य उसके पूरे बदन पर पागलों की तरह किसेस कर रहा था, ठीक उन जगहों पर जहां कल रात उसने अपनी दीवानगी में उसे गहरे लव बाइट्स दिए थे और जो अब लाल गुलाबी निशानों में बदल चुके थे। तभी लक्ष्य ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए प्रिया का चेहरा अपने दोनों हाथों के कप में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही जेंटली पूछा, आई एम सॉरी प्रिया, क्या कल रात मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ज्यादा रूड हो गया था? प्रिया मन ही मन उसे साफ साफ कहना चाहती थी कि हां, आप बहुत ज्यादा रूड थे, पर वो उसके प्यार के सामने हार मान गई। उसने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, इट्स ओके, ये ठीक है। प्रिया के मुंह से ये बात सुनते ही लक्ष्य की आंखों में एक अजीब सी जानलेवा चमक कौंध गई, जिसे देखकर प्रिया अंदर से डर गई। इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती या खुद को संभालती, लक्ष्य ने फुर्ती से उसके दोनों हाथ पकड़े और उसे बेड पर नीचे की तरफ पुश कर दिया। उसने बिना एक पल गंवाए उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में लिया और पूरी दीवानगी के साथ उसके वजूद में समा गया। जो चीख प्रिया अपने मुंह से निकालना चाहती थी, वो उन दोनों के होठों के बीच ही घुट कर रह गई। अब उसे अपनी उस बात पर अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा था कि उसने लक्ष्य के सामने इट्स ओके क्यों कहा। जंगल वाला घर, आरुषि की रसोई नौटंकी और प्रशांत का सरप्राइज। उधर शहर के दूसरे कोने में उस रहस्यमयी जंगल वाले घर के खूबसूरत गार्डन में आरुषि ताजी और हरी सब्जियां तोड़कर एक बास्केट में रख रही था। वो सब्जियां तोड़ते हुए खुद से ही बातें कर रही थी, अब से मैं इस घर में खुद ही खाना बनाऊंगी। इन किचन वालों को तो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। पता नहीं कैसा उबला हुआ खाना बना देते हैं, न ढंग से नमक होता है और ना ही मिर्च मसाला। मुझे तो सच में ऐसा लगता है जैसे यहाँ का ये बेस्वाद खाना खा खाकर मैं पहले से भी ज्यादा दुबली हो गई हूं। वो इसी तरह बड़बड़ाते हुए सब्जियां कलेक्ट कर रही थी। उसने बास्केट को हाथ में उठाया और उसे लेकर घर के अंदर चली गई। पर उस नादान को यह अंदाजा ही नहीं था कि फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ा कोई शख्स कब से उसे एकटक देख रहा था और उसकी ये सारी प्यारी शिकायतें बड़े गौर से सुन रहा था। वो शख्स प्रशांत था, जो किसी जरूरी काम से फोन पर बात करने बालकनी में आया था। पर जैसे ही उसकी नजर नीचे आरुषि पर पड़ी, उसने फोन कट कर दिया और उसकी बातें सुनने लगा। आरुषि की वो छोटी छोटी मासूम शिकायतें इस समय प्रशांत को अंदर ही अंदर बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपने ख्यालों को एक झटका दिया और कमरे से बाहर निकलकर नीचे लिविंग रूम की तरफ आ गया। वो जैसे ही किचन की तरफ बढ़ने वाला था, उसे फिर से आरुषि की वो मीठी आवाज सुनाई दी। आरुषि इस समय पूरे तेवर में किचन स्टाफ के सामने खड़ी थी
और उसने अपने दोनों हाथ अपनी पतली कमर पर रख रखे थे। वो स्टाफ को डांटते हुए कह रही थी, नहीं, आप लोग बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाते। आज से मैं खुद अपने हाथ से खाना बनाऊंगी। अगर आपको बनाना ही है ना, तो आप सिर्फ अपने सर के लिए बनाइए। मेरा मतलब है, उन्होंने मुझे किडनैप करके यहां रखा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अच्छा खाना भी नहीं खा सकती। अगर मैं इसी तरह का उबला हुआ खाना और 2 दिन खाती रही ना, तो मेरी जुबान सचमुच आत्महत्या कर लेगी। आरुषि की ये ड्रामेबाज और नौटंकी भरी बातें सुनकर प्रशांत के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए। यानी उसके चेहरे पर एक बेहद दुर्लभ मुस्कान आ गई। उसे खुद पता नहीं चला कि कब उसके कदम धीमे धीमे किचन की तरफ बढ़ गए। किचन स्टाफ ने जैसे ही प्रशांत को वहां खड़े देखा, वे डर के मारे एकदम सीधे खड़े हो गए। चूंकि आरुषि की पीठ किचन के दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रशांत ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो चुका है। वो अपनी धुन में स्टाफ से आगे बोली, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। आप सब अभी के अभी यहां से चले जाइए। प्रशांत ने बिना कोई आवाज किए अपनी आंखों के इशारे से स्टाफ को बाहर जाने को कहा। मालिक का इशारा पाते ही वे लोग तुरंत वहां से गायब हो गए। आरुषि ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, उफ, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किचन में कोई बहुत बड़ी जंग लड़ रही थी। वो अभी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी ठीक उसके पीछे से एक बेहद सख्त और भारी आवाज गूंजी, तो तुम्हें यहां जेल जैसा फील हो रहा है। प्रशांत की ये कड़क आवाज सुनते ही आरुषि की सांसें जैसे उसके गले में ही अटक गईं। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। प्रशांत अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए बड़े रौब से उसे ही घूर रहा था। अजीब से जज्बात और जुदाई का सस्पेंस प्रशांत को इतना करीब देखकर आरुषि डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। तभी अचानक उसे कल रात उन दोनों के बीच हुआ वो पैशनेट किस याद आ गया। उस याद के आते ही आरुषि का पूरा चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। प्रशांत ने आरुषि के चेहरे की उस लाली और रेडनेस को तुरंत नोटिस कर लिया था। उसे देखते ही प्रशांत के दिमाग में भी कल रात के उस हसीन पल की यादें ताजा हो गईं। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और आरुषि के पास किचन काउंटर तक जाते हुए शांत आवाज में कहा, लाओ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूं। आरुषि पूरी तरह हैरान होकर अपना मुंह खोले बस उसे देखती रह गई। प्रशांत ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाई और पूछा, क्यों, क्या तुम्हें मेरे हाथ का खाना नहीं खाना? आरुषि ने हड़बड़ाकर तुरंत ना में अपनी गर्दन हिलाई और धीमी आवाज में बोली, नहीं नहीं, मैं खाना बनाने में आपकी थोड़ी मदद कर देती हूं। प्रशांत ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप सब्जियों को धोने लगा। आरुषि भी उससे एक सुरक्षित दूरी बनाकर बाकी के छोटे मोटे कामों को निपटाने लगी। इस समय दोनों ही खामोश थे, पर दोनों के ही दिलों में अजीब से जज्बात करवटें ले रहे थे, जिन्हें वे खुद भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या है। प्रशांत ने सब्जियों को चॉप करते हुए बहुत ही संजीदगी से पूछा, तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहां किडनैप करके लाई गई हो क्या? तुम यहां मेरे साथ खुश नहीं हो आरुषि? ये सवाल सुनते ही जो आरुषि अभी तक आटा गूंथ रही थी, उसके हाथ पल भर के लिए वहीं ठहर गए। उसने मन ही मन खुद से पूछा, क्या मैं यहां खुश हूं? जवाब था, हां, वो यहां बहुत खुश थी, पर वो खुद नहीं जानती थी कि इस अजनबी के पास वो इतनी खुश क्यों है। जब भी वो प्रशांत को देखती थी या उसके थोड़ा सा भी करीब आ पाती थी, उसका दिल एक अजीब सी गर्माहट और सुकून महसूस करता था, जिसे वो बेहद पसंद करने लगी थी। वो अभी अपने ख्यालों में खोई ही थी कि प्रशांत की गंभीर आवाज ने उसे वापस हकीकत में ला खड़ा किया। प्रशांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आरुषि, अगर तुम सचमुच यहां से जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हें आज ही वापस तुम्हारे घर भिजवा देता हूं। आरुषि ने चौंक कर प्रशांत की तरफ देखा। प्रशांत ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है और अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। ये कहते हुए प्रशांत ने शेल्फ पर रखे अपने टैबलेट की स्क्रीन को ऑन किया, जिस पर आरुषि के घर के गार्डन की लाइव फुटेज चल रही थी। आरुषि ने स्क्रीन पर देखा
उसके पापा उसकी मम्मी को व्हीलचेयर पर बिठाकर बड़े प्यार से गार्डन में घुमा रहे थे और दोनों के चेहरों पर एक सुकून था। अपनी मम्मी को इस तरह बिल्कुल ठीक देखकर आरुषि की आंखों में खुशी और भावुकता के आंसू आ गए। पर तभी प्रशांत ने बहुत ही भारी आवाज में अपनी आखिरी बात कही, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं आज ही तुम्हें हमेशा के लिए वापस भिजवा दूंगा। प्रशांत के मुंह से हमेशा के लिए वापस भेजने की बात सुनते ही अचानक आरुषि के दिल की धड़कनें जैसे हमेशा के लिए थम गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आजादी पर खुश हो या प्रशांत से दूर जाने के गम में रोए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो ड्रामा पर। अगर आपको आरुषि और प्रशांत की ये बैक स्टोरी समझने में थोड़ी भी दिक्कत आ रही हो तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर जाकर एक बार चैप्टर 129 को जरूर सुनें, जिससे आपको पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी।